स्वागत है आपका खेलो आइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में जो मुद्रास्फीति है, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पीटी के पर्सपेक्टिव से इसका इम्पोर्टेंस ये है कि आप देखेंगे तो हर साल आपको इसके 8 से 10 क्वेश्चन दिखेंगे, है ना। ओवरऑल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इकोनॉमी का जो पार्ट है प्रीलिम्स में 25% वेटेज रहता है लगभग इसका, और इसमें भी अगर आप देखें तो 7 to 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से डायरेक्ट लिंक होकर के आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, वीडियो को समझते हैं। देखिए, मुद्रास्फीति को समझने से पहले आपको मुद्रा को समझना पड़ेगा कि मुद्रा एक्चुअल में क्या है, टेक्निकल टर्म में, है ना। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, करेंसी, लेकिन इसका जो एक्चुअल मतलब है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, जो मुद्रा है यानी जो करेंसी है, पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिसे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग जो कोई भी सामान खरीदने और बेचने में जिस साधन का उपयोग करते हैं, जो चीज़ काम की है हमारी, उसको हम लोग बोलते हैं करेंसी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ों को बता रहा है, इसमें बता रहा है सिक्के और कागज़ के नोट दोनों आते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये भी आइडिया होगा कि अभी आप बिटकॉइन, है ना, और ऐसे जो डिजिटल करेंसीज हैं, इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो जो मुद्रा का कॉन्सेप्ट है अब ये और ज़्यादा ब्रॉड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और बात लिखी हुई है कि आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। तो बात सही है, जैसे अपने यहाँ पे 2 रुपये से लेकर के फिर जितने भी नोट हैं, 2000 तक के नोट, सबके सब कौन जारी करता है? सब जारी करती है आरबीआई, है ना, जो कि केंद्र सरकार की एक संस्था है, ठीक है। और जो सिक्के होते हैं और जो 1 रुपीज़ का नोट होता है, ठीक है, ये कौन जारी करता है? ये भारत सरकार जारी करती है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अभी कुछ चीज़ें ऐसी भी चल रही हैं बिटकॉइन के आने के बाद से कि जो डिजिटल करेंसीज अभी आ गए हैं मार्केट में, तो अब उसको कौन कंट्रोल करे, इसीलिए बिटकॉइन पे हमेशा आपको कंट्रोवर्सी सुनते मिलती होगी, है ना। इसको हम लोग आगे और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप इसका बेसिक जो मतलब है वो समझ जाइए, है ना। देखिए, इसके कार्यों को आप समझेंगे तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी कि मुद्रा का कार्य क्या है। विनिमय का माध्यम है ना। खाते की इकाई यानी मूल्य मान जो इकाई होती है, मूल्य को स्टोर करना, यानी कि आपके पास अगर बहुत सारा पैसा है या आपके पास संसाधन है और आपको उसको स्टोर करना है, तो सबसे अच्छा है कि आप उसको करेंसी में स्टोर करिए, जब काम हो तब निकाल लीजिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों, भविष्य में जो भुगतान आपको करने होंगे उनका मानक भी एक तरीके से बन जाता है ना। तो उस हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। ये जो टॉपिक है मुद्रा आपूर्ति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मनी सप्लाई, ठीक है। तो जो मनी सप्लाई वाला टॉपिक है, इससे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं और रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो आप M1 M2 M3 M4 देख रहे हैं ना, इससे, ठीक, तो आप ये समझ जाएंगे तो आपको प्रश्नों को जो है हल करने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए समझते हैं पहले स्टार्टिंग से कि मुद्रा की आपूर्ति मुद्रा के कुल भंडार का केवल वह भाग है जो किसी समय विशेष पर जनता के पास होती है। यानी जो मुद्रा आपूर्ति है ये टोटल भंडार नहीं है, ये भंडार का वो पार्ट है जो एक स्पेसिफिक टाइम में जनता के पास होती है ना। तो अब क्या है, और आगे देखते हैं कैसी कैसी मुद्राएं होती है। तो चलन में जो धन शामिल होता है उसमें मुद्रित नोट, जमा खाता, है ना, धन की अन्य तरल संपत्तियां होती है। अब ये जो तरल संपत्तियां हैं इसको भी समझना पड़ेगा अपने को। पहले आप नोट तो जानते हैं, जमा खातों के बारे में भी जानते हैं जो बैंक में होता है, ठीक है, धन। और अन्य तरल संपत्ति यानी ऐसी संपत्तियां जैसे कि ज़मीन है आपके पास में, ठीक है। तो आपको पता है कि ज़मीन कितने की है, मान लीजिए 1 लाख की है, ठीक है। पर आप इसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो तुरंत तो बिक नहीं जाएगा और आपको तुरंत तो पैसे नहीं मिल जाएंगे। पर अगर आपके पास मान लीजिए कि 1 किलो गोल्ड है, ठीक, और आप इसको मार्केट में बेचने जाते हैं, तो ज़मीन की अपेक्षा ये जो सोना है ये जल्दी बिक जाएगा और आपको जो कैश है, आपको कैश बहुत जल्दी मिल जाएगा, है ना। तो जब कैश आपको जल्दी मिल जाएगा तो ऐसे में बोल सकते हैं कि जो ज़मीन है उसकी अपेक्षा जो सोना है वो ज़्यादा तरल है। तरल का सिंपल सा मतलब आपको पता होगा, लिक्विड, जो बहता है ना। तो जो भी एसेट आपके पास में है, जो भी संसाधन आपके पास में है, वो जितनी जल्दी कैश में बदलेगा वो उतना ज़्यादा तरल होगा। जैसे मैं बोलूँ कि डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, ये दोनों में ज़्यादा लिक्विड कौन है?
तो जाहिर सी बात है दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि इससे आपको कैश निकालना है, आप तुरंत निकाल सकते हैं। पर टाइम डिपॉजिट से निकालने के लिए आपको अपनी एफडी आरडी तोड़नी पड़ती है ना। तो आप समझ रहे हैं, जहाँ से कैश ज़्यादा जल्दी मिल जाए वो ज़्यादा तरल। ओके, अब आगे देखते हैं। आरबीआई मुद्रा आपूर्ति के 4 वैकल्पिक उपायों के लिए आंकड़े प्रकाशित करता है, ठीक है। तो आरबीआई 4 उसमें बांटा है मुद्रा आपूर्ति को, और ये चीज़ आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, पर थोड़ा जटिल है वहाँ पे समझना इस चीज़ को। आप यहाँ पे समझ लीजिए, अगर एक बार में समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरे को बताइएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा। कुछ नहीं है इसमें, बहुत बेसिक है, बस आपको ये याद रखना है कि किस में क्या आता है। अब देखिए M1 में है CU और DD है। अब CU क्या है, यहाँ पे देखिए CU जो है जनता द्वारा धारित मुद्रा है, यानी जैसे आपके पास जो पैसा होगा, जो रुपए होंगे, है ना, वो हो जाएगा। और जो डिमांड डिपॉजिट है बैंक्स में आपके, तो टोटल जो भी पैसा है अभी आज के डेट में, जैसे मान लीजिए कि आज अगर 1 जनवरी है, ठीक है, तो आज की तारीख से देखें तो आज टोटल जो भारतीय लोग हैं उनके पास कितना पैसा रुपया है कैश में, एक वो, प्लस उनके सेविंग अकाउंट्स में कितना पैसा है, क्योंकि ये जो डीडी है, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट होगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने कि M1 में ये 2 चीज़ें आती हैं। M2 में क्या आता है, M1 का ये पूरा पार्ट आ जाता है, साथ में डाकघर में जो बचत पैसा जमा होता है वो आ जाता है, ठीक। अब M3 की बारी, तो M3 में फिर M1 आ जाता है, इसलिए देखिए आप M1 रिपीट हो रहा है ना यहाँ पे भी। और यहाँ पे जो शुद्ध सावधि जमा है, यानी जो नेट टाइम डिपॉजिट है, वो आ जाता है, ठीक है। अब मैं अपेक्षा करता हूँ दोस्तों, आप टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट तो समझते ही होंगे, क्योंकि बैंकिंग गतिविधियों में आमतौर पे ये वर्ड्स हम लोग को लगातार सुनते मिलते हैं। इससे पहले भी मैंने बैंकिंग वाले जो वीडियो है उसमें इसको एक्सप्लेन किया था, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं M4। ओके, M4 क्या है अब, तो M3 तो है। ओके दोस्तों, M3 तो है ही है, M3 यहाँ पे भी है, यही M3 यहाँ पे रिपीट हो जा रहा है। डाकघर में कुल जमा, ठीक है, इसमें सावधि और आवर्ती जमा दोनों हो जाएगा, बस जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र है उसको छोड़ करके, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको, ये जो चारों चीज़ें याद करनी पड़ेगी ही, ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। 2-3 बार 4 बार देखिए, लिख के देखिए, और इसको अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट है तो वो सही में इम्पॉर्टेंट है। आप PYQ में जाके उसको देखिए, ठीक है, और इसको हल्के में मत ले लीजिएगा, नहीं तो इतना मेहनत करके जाएंगे एग्ज़ाम में, और होगा क्या क्या कि जब सिंपल क्वेश्चन आएगा तो वो गलत हो जाएगा आपसे, है ना। तो ध्यान रखेंगे इसका आप। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो नेट वर्ड यूज़ किया था ना वहाँ पे शुद्ध, वो क्या है, बैंकों द्वारा रखी गई जनता की जमा राशि को ही मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया जाना है, ठीक है। जो पब्लिक जमा कर रही है, जो बैंक के पास हम लोग बोल रहे हैं ना कि पैसा है तो उसको काउंट करना है, तो वो पैसा कौन सा पैसा होगा, जो पब्लिक जमा करेगी सिर्फ वही पैसा होगा, ठीक है। क्योंकि बैंक्स का भी आपस में क्या होता है, इंटर बैंक डिपॉजिट होता है, कि एक्सिस बैंक का जमा है SBI के पास में, SBI का जमा है HDFC के पास में कुछ अमाउंट, ठीक है। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि मैंने आपको एक चेक दिया SBI का, और आपका अकाउंट है HDFC में, ठीक है। तो आप HDFC में जाकर चेक को जमा करेंगे, फिर HDFC वाला SBI को चेक को भेजेगा, फिर वो वहाँ से क्लियर करके पैसा भेजता है। तो इसीलिए वो जो पैसा है वो इंटर बैंक डिपॉजिट टाइप का हो जाता है मामला उसमें, ठीक है। अब देखिए M1 और M2 को बोलते हैं नैरो मनी, ठीक, और M3 और M4 को बोलते हैं ब्रॉड मनी। क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि सिंपल सा बात है, नैरो मतलब जिसमें कम चीज़ों को शामिल किया गया हो, ब्रॉड जिसमें बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया हो। बिल्कुल जो बेसिक टर्म्स हैं, जो बेसिक वर्ड्स हैं, उनका जो मतलब होता है वही मतलब यहाँ पे भी है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बस शब्दों के अर्थों को आप समझिएगा, ठीक है। M1 जो है लेन देन के लिए सबसे अधिक तरल और आसान है, जबकि M4 सबसे कम तरल है, ठीक है। ये चीज़ तो हम लोगों ने स्लाइड में देखा ही है पिछले। और M3 पैसे की आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपाय है, इसे कुल मौद्रिक संसाधनों के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसको कुल मौद्रिक संसाधन के रूप में भी जाना जाता है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा M3। चलिए मैं आप एक बार आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो M3 है ना दोस्तों, M1 यानी कि पब्लिक का जमा, फिर डिमांड डिपॉजिट और जो टाइम डिपॉजिट है, ये तीनों को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। और सबसे तरल कौन सा है, M1 है, क्योंकि इसमें आपको कैश निकालना है तो ऑलरेडी आपके पास कैश है CU में, और डिमांड डिपॉजिट में भी ATM चाहिए, बैंक चाहिए, तुरंत कैश मिल जाते हैं। और सबसे टफ है M4, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ जा रही हैं, तो सबसे कम लिक्विड कौन सा होगा, M4 होगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। चलिए अब देखते हैं
मेन टॉपिक जो है हमारा मुद्रास्फीति, इसको समझने के लिए वो बेसिक समझना ज़रूरी था और उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं मुद्रास्फीति होता क्या है। महंगाई वर्ड आपने सुना है ना, बस महंगाई का ही समझ लीजिए कि ये एकदम टेक्निकल वर्ड है मुद्रास्फीति। ओके, चलिए क्या है इसमें कि जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है। ठीक है, मांग और आपूर्ति में असंतुलन यानी कि डिमांड और सप्लाई में जब डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है, तो वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए कि अभी मौसम जैसा है कि अभी प्याज ठीक है मार्केट में, ओके, लोग यूज़ कर रहे हैं प्याज को। ठीक है, ये प्याज बना देते हैं ऐसा, थोड़ा आप लोग को समझ में आएगा। ठीक, अब प्याज जो है 100 किलो है मान लीजिए टोटल मार्केट में। ठीक है, 100 किलो है, 100 लोग हैं खाने वाले, सब एक एक किलो लेके जाते हैं और खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपये किलो मिल रहा है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, गुस्सा मत होइएगा, 10 रुपये तो नहीं, 50-40 रुपये किलो मिल रहा है। ठीक है, तो अब 100 रुपये किलो है और 50 रुपये किलो है, 100 लोग हैं और 100 किलो है। ठीक, मान लीजिए कि ये जो लोग हैं, जो नंबर से बढ़ जाता है, किसी भी कारण से बढ़ जाता है, या यही 100 लोग ज़्यादा खाने लगते हैं, पर पर्सन 2-2 किलो खाने लगता है, तो अब 200 किलो प्याज चाहिए, पर प्याज तो 100 किलो ही है ना दोस्त, अचानक से तो कहीं से आ नहीं जाएगा अब। तो ऐसे में क्या होता है कि अब देखिए डिमांड बढ़ गई, ठीक, पर सप्लाई वहीं की वही है। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो डिमांड बढ़ रहा है, ठीक, पर सप्लाई तो ऐसे का ऐसा ही है। तो इससे क्या होगा कि प्राइस बढ़ने लगेगा उसका। क्यों बढ़ने लगेगा? क्योंकि अब चीज़ है सीमित, ठीक, अब कम सामान है तो उसके लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि और भी लोग हैं पैसा देने वाले। कोई बोल रहा है मैं 10 की जगह 20 दे देता हूँ, सामने वाला बोल रहा है कि मैं 30 दे देता हूँ, तो जो ज़्यादा अच्छा ऑफर देगा इनको तो बेचना है, तो ये तो उस हिसाब से ही बेचेंगे। ठीक है, तो ऐसे में बढ़ता है हमारा इन्फ्लेशन, ऐसे में बढ़ती है महंगाई। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं, चलिए मान लीजिए कि डिमांड वैसे का वैसा ही है, ठीक है, डिमांड सेम है। अब टमाटर लेते हैं हम लोग, ठीक है, टमाटर को एग्जांपल में ले लेते हैं, डिमांड एज इट इज़ है, ठीक, लेकिन क्या हुआ, टमाटर का हो गया, टोमेटो का हो गया शॉर्टेज। अब टमाटर क्योंकि मार्केट में आ रहे हैं कम, क्योंकि इनका सीज़न नहीं है अब, और डिमांड तो वैसा ही था, लेकिन टमाटर कम हो रहे हैं, इसीलिए इसका प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये चीज़ तो आपको पता होगी, मार्केट जाते होंगे आप लोग तो, है ना। बस उस चीज़ को यहाँ से लिंक करिए। तो इसका ये जो वर्ड लिखा हुआ है, मांग और आपूर्ति में असंतुलन, ठीक है, इस और कैसे कैसे होता है इसका बहुत सारा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, पहले आप बेसिक बस इतना याद रखिए। चलिए, है ना, आगे देखते हैं। तो भारत अपनी मुद्रास्फीति की गणना 2 मूल्य सूचियों के आधार पर करता है। इस चीज़ को मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, अभी रहने दीजिए इसको। ठीक है, और एक और चीज़ कि जब ज़्यादा महंगाई होती है ना, ज़्यादा मुद्रास्फीति होती है, तो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है। लेकिन अगर 2-3% है ना, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, क्योंकि ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब वो ग्रोथ और इन्फ्लेशन का क्या रिलेशन है वो भी आगे समझेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फिलिप्स कर्व जो है वो किसके किसके बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है। तो वो करता है महंगाई और बेरोजगारी। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है ना, बेरोजगारी में कमी आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब महंगाई बढ़ रही है, ठीक, तो जब महंगाई बढ़ रही है, मार्केट में जब पैसा आ रहा है, तो जो कंपनी होती है बड़ी बड़ी, वो करती है इन्वेस्टमेंट, और उनको चाहिए होता है फिर उस समय लेबर। ठीक, तो जब उनको लेबर चाहिए होता है तो लोगों को जॉब पे रखते हैं, और जब जॉब पे रखते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। ठीक है, आपको यहाँ बेसिक चीज़ जो है याद रखने वाली, आपको याद रखना है कि ये जो फिलिप्स कर्व है ना, फिलिप्स वक्र, ये किन चीज़ों के बीच संबंध दर्शाता है। जैसे लॉरेंज कर्व भी पढ़ेंगे आप, बहुत सारे कर्व पढ़ेंगे अभी, तो आपको याद रखना है कि ये बस ये दोनों चीज़ों के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है। ओके, अच्छे से दोस्तों नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए अब आगे देखते हैं, मुद्रास्फीति के जो मुख्य कारण हैं, क्या होता है मुद्रास्फीति, महंगाई आखिर होती क्यों है, कैसे होती है ना, ये चीज़ समझना जरूरी है हमको। तो देखिए मुद्रास्फीति का 2 मेन कारण है। ठीक है, एक तो है मांग जनित कारक, एक है लागत जनित कारक। ठीक, यानी कि जब मांग बढ़ने लगती है तो महंगाई जो है वो बढ़ने लगती है। ठीक, अब इसके कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्यों मांग बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, तो आप समझ गए हैं, क्योंकि चीज़ें सीमित हैं और मांग बढ़ रही है, और यहाँ चीज़ें लिमिटेड, तो लोग इसके लिए ज़्यादा पैसा पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
ठीक। पर मांग कैसे बढ़ेगी, अचानक से ऐसा कैसे हो जाएगा कि मांग बढ़ने लग गया? तो सबसे पहला कारण तो है दोस्तों पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन हो गया एक, ठीक है। फिर सार्वजनिक व्यय जो सरकार खर्चा करती है, सब्सिडी देती है, इस तरह की चीज़ें, तो लोगों के पास ऑलरेडी पैसा आता है ना उससे, तो लोगों के पास पैसा है तो और ज़्यादा खर्चा करना चाहेंगे, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। तीसरा हो गया ब्लैक मनी। जब मार्केट में दोस्तों ब्लैक मनी होती है ना, तो उससे होता क्या है कि अगर आपके पास मान लीजिए ब्लैक मनी आ गई, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बुरा नहीं मानना है किसी को यहाँ पे भाई। तो आपके पास ब्लैक मनी आ गई, ठीक है। अब आपके पास पैसा है मान लीजिए 1 करोड़ रुपए, आप क्या करोगे इसका? आप इसका सिंपल से यही करोगे ना, जाओगे होटल में और पार्टी करोगे, गाड़ी खरीदोगे, इस तरीके की चीज़ें हैं ना, क्योंकि आप इसको इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते कहीं सही जगह पे, क्योंकि फिर आपको सरकार को बताना पड़ेगा इतना पैसा कहाँ से आप आया आपके पास में। तो आप उटपटांग खर्चा करके उसमें पैसे को खर्च करोगे, तो उससे होगा क्या कि ब्लैक मनी ज़्यादा, खर्चा ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, लेकिन सप्लाई वहीं की वहीं, ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। फिर क्या होता है दोस्तों, क्रय शक्ति भी लोगों की जब बढ़ती है तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए सैलरी बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, लोन लिया हुआ है आपने, तो खर्चा कर रहे हो आप। डायरेक्ट टैक्स सरकार ने कम कर दिया है, तो आपके पास जहाँ पहले 5 लाख बचते थे वहाँ 6 लाख बच रहे हैं, 5.5 लाख बच रहे हैं। तो आप सोच रहे हो कि चलो मेरे पास 50,000 रुपये बच रहा है, तो एक आईफोन ही ले लेते हैं फिर, है ना? तो है ना, नहीं तो आप नहीं लेते। और दूसरा चीज़ जो है दोस्तों, लागत जनित वाला पॉइंट। कैसे होता है, जब लागत बढ़ती है दोस्तों तो क्या होता है, इस बार डिमांड तो वैसी की वैसी रहेगी, पर इस बार सप्लाई कम हो जाएगा। क्योंकि जब किसी चीज़ को बनाने में करने में लागत बढ़ता है तो उसका सप्लाई कम हो जाता है। ऐसा कब हो सकता है, जब कच्चे माल का कीमत बढ़ जाए, है ना? जैसे स्टील है, अब स्टील बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, लोहा चाहिए, है ना, आयरन, और क्या चाहिए, कोल चाहिए दोस्तों। जियोग्राफी में भी इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कोल चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसका रेट बढ़ गया, और जब इसका रेट बढ़ गया कच्चे माल का, तो जाहिर सी बात है स्टील का भी रेट बढ़ेगा, है ना। फिर भूमि का किराया, क्योंकि कंपनी कहीं पे तो खुली होगी, रेंट तो देते होंगे, रेंट बढ़ गया, ठीक है। ब्याज दरें बढ़ गई, बैंक्स ने ब्याज दरें बढ़ा दी अपनी। तो पहले जहाँ 10 रुपये में आप 10 सामान बना रहे थे, अब आपको क्या क्या है, ब्याज देना पड़ रहा है, आपके पास 8 ही रुपये बच रहे हैं, तो आप 8 ही सामान बनाओगे ना दोस्तों, तो सप्लाई कम हो रहा है ना, समझ रहे हो। मजदूरी दर बढ़ गई भाई, सरकार ने बोला कि न्यूनतम मजदूरी इतना देना है, और आप पहले इतना दे रहे थे, तो ये जो गैप आया, ये कहाँ से फिल होगा? ये आपके प्रॉफिट से ही फिल होगा, आपके इन्वेस्टमेंट से ही फिल होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे थे थोड़ा कम बनाओगे फिर। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोस्तों, है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा सा अगर बढ़ जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत जेन्युइन लग रही होंगी आपको, पर है बहुत इंपॉर्टेंट, और बताता हूँ कैसे। और मान लीजिए एक और रीज़न है, जो अप्रत्यक्ष कर होता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो बढ़ जाता है। तो पहले जहाँ आप 10 सामान पे 1 रुपये पे कर रहे थे, आप 10 सामान बना रहे हो तो आपको 2 रुपये देना पड़ रहा है, ठीक। तो फिर आपका यहाँ नुकसान हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अन्य कारण भी समझिए क्या क्या हो सकते हैं। ये दोनों तो है ही है, और क्या हो सकता है, मान लीजिए डिजास्टर आ गया कहीं, है ना, या कहीं इलीगल भंडार हो रहा है ना, काला बाजारी जो बोलते हैं, कि प्याज मार्केट में आने ही नहीं दे रहे हैं, रोक ले रहे हैं बार बार, ठीक है। तो उससे क्या प्राइस बढ़ रहा है, और जब प्राइस बढ़ रहा है तब भी लोग मार्केट में निकाल रहे हैं उसको। कंपनी का ख़राब मैनेजमेंट हो सकता है, कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई, ये तो अपने हाथ में नहीं है ना दोस्तों, ये तो इंडिया के बाहर का है। और कच्चा तेल का कीमत बढ़ेगा तो हर चीज़ का, खाली ऐसा नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, बाकी जितनी मशीनें चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, जनरेटर चाहिए, इस तरीके की चीज़ें भी, कच्चा तेल काम आता है उसमें, डीजल पेट्रोल, है ना। तो ये सारे रीजंस हैं जो कि मुद्रास्फीति को प्रभावित करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं आ रही है कोई बात नहीं है, दोबारा देखिए, फिर भी नहीं आ रही कमेंट करिए, मेल लिखिए, है ना, जो भी पॉइंट कन्फ्यूज़न लग रहा है बताइए, आपके लिए बैठे हैं यहाँ पे अपन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। तो दोस्तों मुद्रास्फीति को हम लोगों ने समझा, लेकिन मैं बोल दूँगा कि महंगाई है तो आप मान लोगे क्या महंगाई है? नहीं ना, उसका कोई एक वो तो होगा कि हाँ आप कैसे बता रहे हो महंगाई है, कोई तरीका तो होगा। और आप लोग क्योंकि एस्पायरेंट्स हैं, तो आप लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना है, क्योंकि ये सीधा एग्जाम का क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक। तो मुद्रास्फीति की गणना 2 प्रकार से की जाती है भारत में। एक तो ये हो गया जीडीपी डिफ्लेटर,
ठीक है, यानी कि जीडीपी और ईस्वी तक। पर इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी वाले चैप्टर के साथ मर्ज करके, ताकि आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएँ। अभी जो मुद्रास्फीति चल रही है तो अपन इसके हिसाब से पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, चलिए यहाँ पे जो मेथड है, दूसरा मेथड दोनों है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दूसरा जो मेथड है कीमत सूचकांक विधि, इसमें क्या हो गया, WPI, CPI, PPI, ठीक है। एक एक चीज़ को आराम से समझाऊंगा, धैर्य रखना, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, एक बार समझना है, बार बार समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कंसेप्चुअल चीज़ें हैं सब। तो चलिए WPI से चालू करते हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग थोक मूल्य सूचकांक। क्या बोलते हैं दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक। थोक में मिलता है, सुने, होलसेल प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, इसीलिए होलसेल प्राइस इंडेक्स। PI का मतलब प्राइस इंडेक्स, W मतलब होलसेल, ठीक है। तो पहले बेसिक ये जान लीजिए कि ये जो कीमत सूचकांक विधि जो है, इसमें होता क्या है कि इसमें निश्चित मात्रा में वस्तु और सेवा, ठीक है, गुड्स और सर्विस, यहाँ पे देखिए ये जो कीमत सूचकांक विधि है ना, इसमें करते ये हैं कि जो गुड्स है यानी वस्तु है और जो सर्विस है, दोनों का एक बास्केट बना लेते हैं। बास्केट मतलब कि एक लिस्ट बना लेते हैं, इसको बास्केट बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। और बास्केट में 3 पॉइंट रहता है। पहला रहेगा अपना, एक तो लिस्ट हो गया, ठीक है, बास्केट वाला ही, ठीक है, लिस्ट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा भारांश, कि हर चीज़ का अलग अलग भारांश है, ठीक है, कि ईंधन ऊर्जा है तो इसको इतना वेटेज देना है, ठीक है, विनिर्मात उत्पाद है इतना देना है, पान मसाला है उसको इतना देना है, ठीक है, हर चीज़ का रहता है दोस्तों, ठीक। और फिर बेस ईयर रहता है, क्योंकि हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना कि 2012 के बाद से अभी तक कितनी महंगाई बढ़ी है। चलिए अब देखते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स को। जो बेसिक बेसिक चीज़ याद रखना आपको बता दे रहा हूँ मैं। इसमें दोस्तों वस्तुओं की कीमत में बदलाव को मापता है, ठीक है, केवल वस्तुओं को। इसमें वस्तु और सेवा दोनों नहीं होगा, क्योंकि होलसेल में वस्तु मिलता है, सेवा नहीं मिलता होलसेल में, ठीक है। आपको ये याद रखना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आप चेक कर लीजिए PYQ 2021 का, सीधा सीधा क्वेश्चन बना इस पॉइंट से। इसको जारी कौन करता है दोस्तों, तो देखिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है ना हमारा, उसके अंदर आर्थिक सलाहकार का ऑफिस होता है, ठीक है, उनके द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। और क्या ये जो है ना, आम जनता थोक मूल्य पे तो उत्पाद खरीदती नहीं है, ठीक। तो इसका जो यूज़ है, इसका यूज़ होता किस टाइप से है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, उनको जब अपना रेट फिक्स करना होता है, गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ देखनी होती है, उस जगह पे इसको यूज़ करते हैं। अब इसका बेस ईयर भी मैंने आपको बताया कंपेयर करने के लिए। तो पहले बेस ईयर था 2004-05, पर दोस्तों 2004-05 के बाद से आप जानते हैं महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, तो सरकार ने फिर इसके आधार वर्ष को चेंज कर दिया, और चेंज करके किया 2011-12, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और कब किया है चेंज, 2017 में किया है। इतनी चीज़ें बस आप याद रखिए फ़िलहाल, ठीक है, ताकि जब प्रश्न बने कि थोक मूल्य सूचकांक को जारी कौन करता है, थोक मूल्य सूचकांक में वस्तुएं और सेवाएं दोनों को शामिल किया जाता है, तो बोलेंगे नहीं, केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2013-14 है, ठीक है, तो नहीं 2011-12 है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इस पर स्पेशल फोकस रखना है आपको, ओके। चलिए आगे देखते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो दोस्तों इसका नाम है CPI। क्या आप गैस करना चाहेंगे, CPI। PI से चलो मैंने आपको बताया प्राइस इंडेक्स, C उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, ठीक है, सॉरी। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों। इसके बाद अपन देखते हैं कि इसको जारी कौन करता है, NSO करता है दोस्तों, ठीक है। NSO क्या है, भारत सरकार का जो मंत्रालय है, मस्पी जो बोलते हैं अपन, ठीक है, सांख्यिकी मंत्रालय, उसके अंदर आता है ये। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है दोस्तों, भोजन, चिकित्सा सेवा, देखभाल, मतलब जो आम जनता को जिस चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है वो रहता है इसमें, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ओके। अब इसके बाद देखिए इसमें भी 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है ना। तो क्या क्या पार्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल वेजेस, औद्योगिक श्रमिक के लिए अलग है, मजदूर के लिए अलग है, कृषि मजदूर के लिए एग्रीकल्चर लेबर, और जो ग्रामीण मजदूर हैं उनके लिए अलग है। और ये तीनों को निकालता कौन है, संयुक्त रूप से श्रम ब्यूरो निकालता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, कौन दोस्तों, श्रम ब्यूरो, श्रम ब्यूरो, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रहेगी, ये चीज़ बिल्कुल याद रखना है दोस्तों आपको, ठीक है। और नई जो श्रृंखला आई थी उसमें अपन क्या किए, इसको ऐसे बांट दिए, ग्रामीण, शहरी और संयुक्त, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई, आपको क्या क्या याद रखना है इसमें, समझ में आया आपको।
ये याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कौन जारी करता है? इसका आधार वर्ष क्या है दोस्तों? इसका आधार वर्ष है 2012। 11-12 नहीं दोस्तों, केवल 2012। पहले था 2010, फिर हो गया 2012। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना ही पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये पढ़ने का फिर कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे देखते हैं। एक थोड़ा नया चीज़ आया दोस्तों सरकार के ध्यान में। नया इन द सेंस कि जब सरकार ने ध्यान दिया है कि जो महंगाई की गणना हो रही है देश में, तो उसमें क्या क्या सुधार किया जाना चाहिए, तो एक कमेटी बनी। ठीक है दोस्तों, BN गोलदार समिति है ना। तो ये जो समिति थी, इसने ये बोला कि जब हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स को देखते हैं, WPI को, तो उसमें केवल वस्तु आ पाते हैं, है ना। पर अगर हम लोग PPI में जाते हैं, यानी उत्पादक कीमत सूचकांक पे, उत्पादक मूल्य सूचकांक पे, ठीक है, कि डायरेक्ट जब चीज़ फैक्ट्री से निकल रही है तभी पता चल जाए कि कितना महंगा है सामान, महंगाई का इस पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो मार्केट में जाने के बाद होंगी ना। हो सकता है यहाँ से प्रोडक्ट पहले भी 10 में निकल रहा था, अभी भी 10 में, लेकिन रास्ते में इनडायरेक्ट टैक्स इतना लग जा रहा है कि पहले लग रहा था 2 रुपये, अभी लग रहा है 10 रुपये, तो लग रहा है कि बाप रे महंगाई बढ़ गई। लेकिन एक्चुअल महंगाई बढ़ी कहाँ? महंगाई बढ़ी रास्ते में। तो वो चीज़ समझ पाएँ अच्छे से, उसके लिए ये लाएँ कि जब चीज़ें फैक्ट्री में जाएँ तो इनपुट PPI बोलेंगे, और जब निकले तो आउटपुट PPI। अब इसका मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन बताता हूँ, समझो। WPI में आपको बताया था थोक कीमतों के आधार पर गणना होती है, इसमें क्या किस आधार पर होती है? उत्पादन मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। ठीक है, WPI में टैक्स, परिवहन लागत, मतलब अलग अलग कुछ कुछ चीज़ें जुड़ती थी, जबकि PPI में टैक्स या परिवहन लागत कुछ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्री में बना, फैक्ट्री से निकला ही है, तो अभी कहाँ टैक्स, टैक्स तो बाद में लगेगा ना। तो इसमें क्या होता है कि बार बार टैक्स लगने की संभावना कम हो जाती है, कैलकुलेशन करना आसान होता है, एक ही चीज़ बार बार काउंट नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों, इसमें वस्तु और सेवा दोनों कवर हो जाएगा, जो कि WPI में नहीं हो पाता था। ठीक है, ये बेसिक सी बात है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अपन समझ लिए दोस्तों कि कैसे मुद्रास्फीति की गणना होती है। अब इसका नियंत्रण के जो उपाय हैं, तो स्लाइड पे थोड़ा ध्यान देंगे। क्या क्या उपाय हैं दोस्तों? अनिवार्य वस्तुओं, खासकर दालों के मूल्य में अस्थिरता को नियंत्रण करने हेतु बजट मूल्य स्थिरता कोष में बढ़ा हुआ आवंटन, यानी सरकार का जो प्रयास है उसको इसमें बता रहा है। ठीक है, मेन क्या है इसमें, एग्जाम्पल लिया है दालों का। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ चीज़ों को, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप यहाँ पे मेरी बात को, है ना। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मुद्रास्फीति के 2 कारण होते हैं, एक मांग जनित मुद्रास्फीति और एक लागत जनित यानी आपूर्ति जनित। ठीक, तो अगर अपन ऐसा करें कि मांग को कंट्रोल कर लें, अब मांग कैसे कंट्रोल होगा दोस्तों? जो RBI की मौद्रिक नीति थी, जो मैंने आपको बताया था कि रेपो रेट बढ़ा दो, SLR बढ़ा दो, उससे क्या होगा कि जो पैसे हैं पब्लिक के पास, वो थोड़े कम हो जाएंगे, तो जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर आपके पास पहले 100 था तो आप ज़्यादा खर्चे कर देते, अभी आपके पास 50 बचेगा, तो आप अपना कॉस्ट को काटोगे ना, थोड़ा खर्चा कम करोगे ना। तो एक तो ये कर सकते हैं, RBI ये कर सकती है, ठीक है, मांग पे नियंत्रण करने के लिए। दूसरा ये हो सकता है कि जो सरकार है, सरकार क्या करे कि जो डायरेक्ट टैक्स है, टैक्स रेट को थोड़ा सा बढ़ा दें। टैक्स रेट बढ़ाने से क्या होगा दोस्तों कि आपके पास पहले 10 रुपये बच रहे थे तो अभी 8 बचेंगे, तो ऑटोमेटिकली खर्चा कम करोगे आप, है ना। और सरकार जो सब्सिडी वगैरह देती है उसको भी थोड़ा कंट्रोल कर ले अपना। इससे क्या होगा कि जो लोगों का जो बाकी ज़रूरत पूरा हो रहा था, है ना, सब्सिडी से, अगर सरकार उसको थोड़ा कम करती है, जो तो उन लोग जो एक्स्ट्रा खर्चा करने जा रहे थे, जो महंगाई को प्रमोट कर रहा था जो खर्चा, वो कम हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों मांग को कैसे नियंत्रित करेंगे। दूसरा है आपूर्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको भी देखिए 2 तरीके मैं बताता हूँ आपको, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। एक तो सरकार क्या क्या कर सकती है, देखिए, जो MSP देती है गवर्नमेंट, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको नहीं पता है तो इस वर्ड को गूगल करिए, MSP को, और आगे की क्लास में जब मैं एग्रीकल्चर वाले पार्ट को डिस्कस करूँगा तो उसमें MSP को अच्छे से डिस्कस करना ही है। ठीक है, तो सरकार क्या करे कि MSP, जैसे अभी देखा होगा आप लोगों ने कि चावल पे इतना टन चावल है, इतना, है ना, तो इस पे इतना रुपये हम लोग देंगे, गारंटी है, चाहे मार्केट में आपको उतना प्राइस मिले या ना मिले, सरकार देगी। तो सरकार उसको थोड़ा सा तार्किक करे, है ना। आवश्यक जो चीज़ें जैसे टमाटर, प्याज और इस तरीके की जो खाद्य वाली मेन चीज़ें, दाल वगैरह, इसका सरकार बफर स्टॉक बनाना चालू करे, ताकि जैसे ही रेट बढ़ना चालू हो तो सरकार के पास स्टॉक हो और सरकार मार्केट में स्टॉक को डाल दें, ताकि प्राइस जो है
वो वापस से उस पर आ जाए अपने। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया गवर्नमेंट का प्रयास। एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर क्या हो सकता है, क्योंकि आप लोग कल बनेंगे आईएएस। क्या बनने जा रहे हैं दोस्तों, आप लोग बनने जा रहे हैं आईएएस। तो ए मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। तो कैसे प्रशासन के स्तर पर क्या क्या सुधार कर सकते हैं, तो जो आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करते हैं, जो लोग कालाबाजारी करते हैं, उन पे कंट्रोल करना है ना। और जो सहकारी समितियां होती हैं उसके माध्यम से खुले बाजार में चीज़ों को बेचना, ताकि लोगों को चीज़ें आसानी से मिल सकें। ठीक है, ये चीज़ें हो गई दोस्तों। कंट्रोल करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। अब दोस्तों एक और चीज़ देख लेते हैं जो सिंपल सा पूछता है कॉलम बना के। इस पर क्वेश्चन आता है कैसे कॉलम बना के, कि इधर एक पक्ष होगा और उस पर पढ़ने वाला प्रभाव होगा। लिखा हो क्वेश्चन कि निम्नलिखित जो है युग में है उसमें मुद्रास्फीति के प्रभावों को मिलाइए। ठीक है, तो पहला मान लीजिए दिया होगा निवेशकर्ता के ऊपर क्या पड़ता है। ठीक है, निवेशकर्ता जो है, अगर महंगाई बढ़ रही है तो जो निवेश करने वाला है उसको क्या पड़ेगा। तो वो भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहले तो वो जो सरकारी प्रतिभूति में निवेश करते हैं, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड में कर देते हैं, तो उनको तो निश्चित आय मिल रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वो होते हैं जो कंपनी का हिस्सा खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं। ठीक, तो जो लोग गवर्नमेंट बॉन्ड में कर रहे हैं उनका फिक्स है उनका, ठीक, उनको कुछ नहीं मिलेगा। पर जो लोग कंपनी के बॉन्ड में कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किए ना दोस्तों, जब महंगाई बढ़ती है ना तो मार्केट में आता है पैसा, वो पैसा जाता है फैक्ट्री के पास, बिजनेसमैन के पास, और उस पैसे को वो लोग दो का करते हैं चार। तो अगर आपके पास शेयर है तो आप फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, पर रिस्क भी है दोस्तों, अगर महंगाई नहीं हुई, मंदी आ गई तो आपका नुकसान भी हो जाएगा। ठीक है, अब निश्चित आय वर्ग वाले लोगों पे क्या पड़ता है, देखिए मान लीजिए अगर आपका इनकम फिक्स है 100 रुपये और महंगाई बढ़ रही है तो आपको नुकसान ही है, समझने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कि महंगाई के साथ आपका इनकम बढ़ता है कम होता है तब तो ठीक है, पर फिक्स आय है आपकी तो आपको सीधी सी बात है नुकसानों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। ठीक है, और देखते हैं दोस्तों बाकी लोग पे क्या पड़ता है, ऋणी और ऋणदाता पर। ठीक, ऋणी और ऋणदाता, ऋणी यानी जिसने लोन लिया है, ऋणदाता यानी जिसने लोन दिया है। ठीक है, तो जब ऋणदाता जो होता है वो जब किसी को रुपये उधार देता है तो मुद्रास्फीति के कारण जो उसके रुपये का मूल्य है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऋणदाता को हानि होगा, ऋणी को होगा लाभ। कैसे कम होता है समझिए। आज मान लीजिए अगर अभी चल रहा है 2023, ठीक है, आपने किसी को दिया 100 रुपये और 100 रुपये में आप 100 पेन खरीद सकते थे मान लीजिए। ठीक है, और 2024 आ गया, अब आपने इसको 100 रुपये लिए थे और 5% के रेट पे दे दिया मान लीजिए। ठीक है, तो आपको ये 105 रुपये वापस करता है। पर पहले आप 100 रुपये में 100 पेन खरीद सकते थे, और हो सकता है महंगाई बढ़ गई है तो आप 105 रुपये में भी 100 पेन नहीं खरीद सकते, 90 पेन ही मिलेंगे, तो आपका नुकसान हो गया ना। समझे, इसीलिए दोस्तों क्या होता है, बैंक में अगर 5% 6% पैसा जमा कर रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं बस आपके रुपए का जो वैल्यू है वो बस मेंटेन रहता है, ऐसा नहीं कि आपको फ़ायदा हो रहा है। ये चीज़ समझिएगा। देखिए कृषकों को क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो उनको अनुकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो भी एक प्रकार के उत्पादक ही तो हैं, उत्पादन ही तो करते हैं, तो उनका जो उत्पाद है उसका कीमत बढ़ जाता है। पर यही किसान जब कस्टमर बन के कहीं सामान खरीदने जाएगा तो उसको नुकसान होगा। मान लीजिए अपना फसल बेच के आ गया, लेकिन फसल से तो नहीं होता। मान लीजिए इनका कोई बेटा आईएएस का तैयारी कर रहा होगा, ठीक, और एक गए स्टेशनरी सामान लेने, वहाँ चीज़ों की कीमत बढ़ गई, ठीक, तो इनको तो वहाँ ज़्यादा पे करना पड़ेगा ना। तो चीज़ें आपस में रिलेटेड है। यही एक व्यक्ति एक कृषक के रूप में फ़ायदा ले रहा है, लेकिन जब ये उपभोक्ता के रूप में जा रहा है तो इसका नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, बचत पे क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मुद्रास्फीति वस्तुओं पे किए जाने मतलब जो अपन खर्चा करते हैं उसमें वृद्धि होती है, तो बचत की संभावना कम हो जाती है। आप मान लीजिए पहले आप 100 रुपये कमा रहे थे, 20 रुपये बचा रहे थे, ठीक है, पर क्योंकि महंगाई बढ़ गई तो अब 10 रुपये ही बच रहे हैं। एक सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन सेंस है दोस्तों, इसमें इतना दिमाग भी नहीं लगाना है आपको। ठीक है, और जो भुगतान संतुलन है, ठीक, भुगतान संतुलन मतलब कि ये सरकार का जो वो होता है, निर्यात और आयात अपन करते हैं तो कितना निर्यात करते कितना आयात किए उस पे है। ठीक, तो कई बार क्या होता है, निर्यात जब महंगाई बढ़ती है ना दोस्तों तो हमारे निर्यात हो जाते हैं महंगे और आयात हो जाते हैं सस्ते। ठीक, तो निर्यात हो जाता है कम और आयात बढ़ जाता है, मतलब हम लोग बेच कम रहे हैं और ख़रीद ज़्यादा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग पैसा दे रहे हैं बाहर ज़्यादा डॉलर में और हमारे पास आ रहा है कम। समझ रहे हो, तो नुकसान में है हम लोग एक तरीके से।
पर इसका भी एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी के बाद वाले चैप्टर में, चैप्टर 6 में। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर चैप्टर डिवाइड किया गया है आप लोगों के लिए ताकि चीज़ें अच्छे समझ में आए। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। जो भी पॉइंट पे कन्फ्यूज़न हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए। हम लोग यहाँ पे आप लोगों की हेल्प के लिए ही हैं। ठीक है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप बताइएगा, तो उस हिसाब से अपन चीज़ों को और अच्छे से फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए थोड़ा सा और है, करों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति के कारण सरकार के सार्वजनिक व्यय जो होता है, सरकार का जो खर्चा होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और सरकार उसको पूरा करने के लिए अलग अलग टाइप का कर लगाती है ना। तो इससे क्या होता है, टैक्स जो है वो बढ़ता है जब इन्फ्लेशन बढ़ता है। और जो उत्पादक होते हैं, जैसे किसान का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, किसान भी एक उत्पादक है, उसको लाभ हो रहा है तो बाकी उत्पादकों को भी लाभ होगा, क्योंकि वो जो सामान पहले 10 में बेचते थे अब उनको 12 रुपये मिल रहा है। सिंपल सी बात है। चलिए ठीक है दोस्तों, अभी इन्फ्लेशन के क्लास को अपन एंड करते हैं। मैं लगभग आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ कवर हो चुके हैं। जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स चलेंगे उसको हम लोग अलग से, करंट अफेयर्स एक डेली करंट अफेयर्स आता है हमारे चैनल पे, आप फॉलो करिए, वहाँ से भी कर सकते हैं। उसके अलावा प्रीलिम से पहले हम लोग एक पूरी कंप्लीट सीरीज चलाएंगे इकोनॉमी के ऊपर, जो करंट अफेयर्स के रिगार्ड, मतलब उस पर डिपेंडेंट होगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी सबसे कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, है ना, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम लोग इतना एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं दिखता तो अपने को भी थोड़ा सा डीमोटिवेशन आता है। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिएगा और बने रहिए हम लोग के साथ में। आने वाले जो और क्लासेस होंगे और भी मज़ेदार करेंगे उसको। तब तक के लिए आपका ख्याल रखिए, खुश रहिए। चलिए ठीक है, बाय दोस्तों।